नमस्कार दोस्तों, पीआईसी जम्मू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ और इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इन ट्रांजैक्शन में खास बात है कि ये ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से रिलेटेड है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि पूरे लॉजिक के साथ मैं आपको इनके बारे में समझा सकूँ। इसलिए आज की ट्रांजैक्शन में थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। चाहे आप एकेडमिक कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे अकाउंट असिस्टेंट या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, तो इन एग्जाम्स में इन एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे एमसीक्यू है, चाहे यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव पेपर है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, इन ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करने से पहले तो थोड़ा मैं आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बता दूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है हम किसे कहते हैं। अब देखिए, जब भी हमारा कोई एक्सपेंस ड्यू है बट हमने पे नहीं किया, अगर एक्सपेंसेस ड्यू हो गया, पे नहीं किया है, ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कहने का मतलब है कि अगर हमने किसी से सर्विस ली बट अभी उसकी बदले में पेमेंट नहीं की, पेमेंट करने की डेट आ चुकी है बट अभी हमने पेमेंट नहीं की, तो ऐसी कोई भी यहाँ पे जो एक्सपेंस है उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने यहाँ पे जो है अपने एम्प्लॉय से पूरा महीना काम करवाया है, अब महीने के बाद उनको सैलरी पे करनी है बट अभी हम यहाँ पे उनको सैलरी नहीं दी, उनकी सैलरी जो है वो बैलेंस है। तो इसका मतलब जो सैलरी हमने यहाँ पे उनको पे नहीं की जबकि सर्विस उनसे हमने ले ली है, तो उस सैलरी को हम क्या बोलेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्लियर है। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया है। नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस अगर हम यहाँ पे इसी साल पे कर देते हैं, ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। वैसे ही एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम का मतलब हो गया कि हमारी इनकम ड्यू है बट अभी हमें यहाँ पे जो हमने उसे रिसीव नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे जो है किसी व्यक्ति को यहाँ पे मनी लोन पे दी है। अब ड्यू डेट पे यहाँ पे उस समय इंटरेस्ट लेना था बट अभी इंटरेस्ट उस समय मिला नहीं है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू है। तो कोई भी इनकम अगर हमारी ड्यू होती है उस इनकम को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। और नंबर 4 आ गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की इनकम एडवांस में इसी साल रिसीव कर लेते हैं तो ऐसी इनकम को हम बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है। तो आज की जो ट्रांजैक्शन है वो इनसे रिलेटेड ही है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड एडवांस, इनसे रिलेटेड यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बुक में रिकॉर्ड करते हैं इनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी ट्रांजैक्शन जो है बुक्स के क्लोज होने के टाइम ही यहाँ पे बुक में रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि जब हमारा अकाउंटिंग क्लोज होता है उस समय यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारा इस साल का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितना रह गया है, या हमने एडवांस में पे किया तो कितना किया है, इनकम अगर एक्रूड हुई है तो कितनी हुई है, अगर हमने इनकम एडवांस में रिसीव किया तो कितनी की है। तो ये सारी चीज़ें हमें लास्ट में पता लगती हैं जब हम ये बुक्स क्लोज करते हैं। तो उस समय यहाँ पे जो है इन ट्रांजैक्शन को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जब इनके लिए हम यहाँ पे जर्नल एंट्री डालते हैं तो उन एंट्रीज को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्लियर है। अब इनकी एडजस्टमेंट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम इनकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पे लास्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें बताता है कि हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, जबकि बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो अगर हम यहाँ पे इन ट्रांजैक्शन को लास्ट में एडजस्ट नहीं करते हैं तो हमारी यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट है, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है। जो इनकम स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे गलत प्रॉफिट बता सकती है या हमारा गलत लॉस जो है वो बता सकती है, यानी कि प्रॉफिट ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड हो सकता है। और बैलेंस शीट हमें यहाँ पे गलत फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। इसलिए यहाँ पे जो है इनको एडजस्ट करना जरूरी होता है।
फॉर एग्जाम्पल अब देखो, नॉर्मली यहाँ पे हम एक्सपेंस या इनकम की एंट्री कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हम यहाँ पे एक्सपेंस पे करते हैं या इनकम रिसीव करते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पे इस साल जो सैलरी पे की है वो हमने 10,000 पे की है, जबकि पूरे साल की हमारी जो सैलरी बनती है वो 15,000 बनती है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 बनती है, हमने यहाँ पे जो है 10,000 ही पे की है। इसका मतलब 5,000 जो है अभी हमने पे नहीं किया है। जब हमने सैलरी पे की होगी उस समय हमें बुक में जो एंट्री डाली है उसमें अमाउंट हमने 10,000 डाला होगा। अब अगर हम यहाँ पे लास्ट में जो 5,000 में पे नहीं किया है उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो है सैलरी एज एक्सपेंस 10,000 अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिख देंगे, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख देंगे, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जो है उसमें बढ़ जाएगा। क्योंकि जब भी हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो जिस शेयर का प्रॉफिट या लॉस हमें कैलकुलेट करना होता है उस शेयर के हम यहाँ पे इनकम लेते हैं और उसमें से उस शेयर के सारे एक्सपेंसेस हम उसमें से माइनस करते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हमने पे किए हैं चाहे नहीं किए हैं। यानी कि जिस शेयर की इनकम निकालते हैं उस शेयर की इनकम और एक्सपेंस लेके ही हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, चाहे एक्चुअल में वो एक्सपेंस हमने पे किया चाहे नहीं किया, इनकम हमने रिसीव किया चाहे नहीं किया है, तभी हमारे यहाँ पे जो है ट्रू प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकलता है। और अगर हम यहाँ पे जो है जितना एक्सपेंस हमने पे किया है खाली वही हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट लॉस में डाल देते हैं, तो इसका मतलब अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा बनते हैं और हमने बुक में कम रिकॉर्ड किए हैं तो उस वजह से हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बुक में ज़्यादा आएगा। तो प्रॉफिट अगर ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब हमें इन्फॉर्मेशन गलत मिल रही है। तो अब हम यहाँ पे अगर उसके बेसिस पे यहाँ पे अपना कोई प्लान बना लेते हैं तो वो हमारा प्लान जो है वो फेल हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जितना है उससे एक्चुअल हमें यहाँ पे जो है बताया जा रहा है, यानी कि हमारा प्रॉफिट जो ओवर स्टेटेड है। ऐसे ही यहाँ पे वो अंडर स्टेटेड भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है ये जो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हैं या एक्रूड इनकम है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इनकी हमें यहाँ पे लास्ट में एडजस्टमेंट करनी होती है ताकि हमारी यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारे सामने ट्रू एंड फेयर व्यू हमारे सामने प्रेजेंट करे हमारे बिजनेस के बारे में। तो इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करने का तरीका वही है कि पहले हम यहाँ पे इनको जर्नलाइज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है लेजर अकाउंट में यहाँ पे इनको ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है डाली जाती है। बाकी रूल सेम है, जैसे हम बाकी जर्नल एंट्रीज की हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे रूल अप्लाई करके ये एंट्री भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले कॉलम बना लेते हैं। अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। नंबर 1 कहता है सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ। पहली हमारी ट्रांजैक्शन आ गई कि स्टाफ की सैलरी जो है वो ड्यू है, यानी कि हमने स्टाफ की सैलरी अभी पे नहीं की। तो कोई भी एक्सपेंस जो हमारा ड्यू हो चुका है यानी कि उसको पे करने की डेट आ गई है और उस डेट को अगर हमने पे नहीं किया है तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे एक्सपेंस हमारा सैलरी है तो ये क्या होगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब इसको रिकॉर्ड करना है तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। एक तो हमें सैलरी नजर आ रहा है, दूसरा एम्प्लॉयज जिनको हमने यहाँ पे ये सैलरी पे करनी है। ये दो अकाउंट हमारे नजर आ रहे हैं। सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट। एम्प्लॉय कोई व्यक्ति है, पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे इनका रूल अप्लाई करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब देखो एम्प्लॉय रिसीवर की गिवर है, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग है। ना यहाँ पे एम्प्लॉय को कुछ मिल रहा है, ऐसा देखने में लगता है कि यहाँ पे एम्प्लॉय ना रिसीवर है ना गिवर है, ना कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है। बट अगर ध्यान से देखो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी थी, नहीं की, तो इसका मतलब ड्यू डेट को हमने यहाँ पे इसकी पेमेंट करनी थी, नहीं की, इसका मतलब उसका पैसा जो है वो हमने अपने पास ही रखा हुआ है। तो एक तरह से हम यहाँ पे एम्प्लॉय के पैसे का बेनिफिट ले रहे हैं। तो इसका मतलब एम्प्लॉय जो है उस केस में कौन होगा, बेनिफिट देने वाला यानी कि गिवर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो गिवर नजर आ रहा है क्योंकि उसके पैसे का बेनिफिट जो है हम ले रहे हैं।
क्योंकि ड्यू डेट के बाद उस पैसे के ऊपर हमारा कोई राइट नहीं है। जो हमने इसकी पेमेंट करनी है उस पेमेंट के ऊपर हमारा कोई राइट नहीं है, बट फिर भी हमें अभी उसको पे नहीं किया है, वो अपने पास ही रखा हुआ है। इसका मतलब उसके पैसे का हम बेनिफिट ले रहे हैं, तो उस केस में एम्प्लॉय जो है गिवर हुआ। अगर ये गिवर है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। बट एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एक्सपेंस वाली एंट्री होती है उसमें हम यहाँ पे किसी पर्सन का अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस एंट्री में क्या है कि हम सर्विस लेते हैं और साथ ही उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो इसलिए हमें उस व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं होता जिससे हमने सर्विस ली, क्योंकि जो भी उससे सर्विस ली साथ ही उसकी पेमेंट भी हमने कर दी, तो उस व्यक्ति का अकाउंट ओपन करने की हमें बुक में जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए एक्सपेंस वाली एंट्री में यहाँ पे हम किसी व्यक्ति का अकाउंट ओपन नहीं करते। तो अब क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे कि ये एंट्री भी यहाँ पे एक्सपेंस वाली है, बट इसमें डिफरेंस है कि हमने एक्सपेंस पे नहीं किया है, अभी हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। तो अब क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे कि क्या इस केस में हम एम्प्लॉय का अकाउंट ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भी हम एम्प्लॉय का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है अक्सर हमारी यहाँ पे जो कैश में ही होती है, यानी कि सर्विस लेते हैं और महीने का उसको पेमेंट कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जब उसकी यहाँ पे सैलरी वगैरह जो है आउटस्टैंडिंग रह जाती है, या कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कभी कभार रहता है। इसलिए यहाँ पे जो है एम्प्लॉय का अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं तो उसका बड़ा ही कम यूज होगा। दूसरा, अगर हमारे पास 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और एक आधी ट्रांजैक्शन के लिए हमें 200 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, जिसका यहाँ पे कोई ज्यादा यूज नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे जो है किसी भी व्यक्ति जिसको हमने यहाँ पे पेमेंट करनी है एक्सपेंसेस की, उसके नाम का अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का अकाउंट जो है हम यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये होता है अगर एम्प्लॉय का यहाँ पे हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो किसका अकाउंट ओपन करेंगे? अब देखो, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक कॉमन अकाउंट हम ओपन करते हैं जो कि उन सभी एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज की जगह इनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई कॉमन अकाउंट ओपन करेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा अकाउंट ओपन करें। अब देखो, हमने यहाँ पे इनकी सैलरी पे करनी है, यानी कि इनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो हम एम्प्लॉयज की जगह सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट ही ओपन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो यानी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है ये पर्सनल अकाउंट है। अब क्योंकि ये एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। स्टार्टिंग में जब हमने जर्नल एंट्री शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ये क्योंकि एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सभी एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी सैलरी ड्यू है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रूल तो सेम हमने वैसे अप्लाई किया है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो उस हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो गिवर है, क्योंकि फिलहाल उसका पैसा हम यूज कर रहे हैं इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया। तो पूरी एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट DR टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरी अकाउंट DR टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अमाउंट इसमें आ गया 12,000। इसकी नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग या बीइंग सैलरी ड्यू। नेक्स्ट कहता है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। सेम ऐसी ट्रांजैक्शन कि हमारे यहाँ पे जो रेंट है वो ड्यू है, लैंडलॉर्ड को अभी हमने रेंट पे नहीं किया है। अब इसमें 2 अकाउंट कौन से नजर आ रहे हैं, एक तो रेंट और दूसरा लैंडलॉर्ड। रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, लैंडलॉर्ड किसी व्यक्ति का नाम यानी कि पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये एक्सपेंस है, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए यहाँ पे इनको क्या करेंगे, डेबिट। पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है रिसीवर की गिवर है। सेम जैसे मैंने आपको पिछली एंट्री में बताया, बिल्कुल सेम केस यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे लैंडलॉर्ड का रेंट पे करना है, ड्यू डेट आ गई है, हमने अभी इनको रेंट नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमें एक तरह का यहाँ पे जो है लैंडलॉर्ड का पैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
जो पेमेंट हमें करनी चाहिए थी अभी लैंडलॉर्ड को नहीं की है, तो इसका मतलब लैंडलॉर्ड के पैसे का बेनिफिट हम ले रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड कौन हुआ? बेनिफिट देने वाला, यानी कि ये कौन हुआ? गिवर। अगर ये गिवर है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर है? अब फिर वही कि लैंडलॉर्ड जो है जिसको हमने ये रेंट पे करना है उसका अकाउंट हम बुक में ओपन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला हम यहाँ पे जो अकाउंट ओपन करेंगे। अब लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा अकाउंट होगा? जो एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग होता है वही अकाउंट हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट हम ओपन करेंगे, जो कि यहाँ पे लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। तो एंट्री क्या बन गई? रेंट अकाउंट डीआर टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम ट्रीट करते हैं। रेंट अकाउंट डीआर टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अमाउंट आ गया 5000 एंड 5000। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री जो है वो डाल के आउटस्टैंडिंग रेंट की एडजस्टमेंट करते हैं अपनी बुक्स के अंदर। अगली ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। कहता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अभी इनकम आ गई। कहता है आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट ड्यू है बट अभी आपने रिसीव नहीं किया है। अगर इंटरेस्ट हमारा ड्यू है, रिसीव नहीं किया है, तो इसमें यहाँ पे दो अकाउंट कौन से हैं? एक तो इंटरेस्ट और दूसरा वो व्यक्ति जिससे हमें ये इंटरेस्ट लेना है। वो कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, कोई वो आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से इंटरेस्ट आना है, या हमने कोई मनी लेंड की है, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलना है, तो इसको हम पर्सन ही लिख लेते हैं। इंटरेस्ट क्योंकि हमारी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब रूल अप्लाई करें। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब क्योंकि इंटरेस्ट हमारा ड्यू है, अभी हमें मिला नहीं है, यानी कि है तो हमारी ये इनकम है, आज नहीं कल तो हमें मिलेगी, तो इनकम है तो इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये जिससे हमने इंटरेस्ट लेना है ये पर्सन कौन है? रिसीवर की गिवर। जैसे हमने ऊपर की दो एंट्री की है, सेम उसी तरीके से इस पे देखो ध्यान से कि ये रिसीवर बनता है कि गिवर बनता है। हमने इसे इंटरेस्ट लेना है, ड्यू डेट आ गई है, इसने अभी इंटरेस्ट पे नहीं किया है, इसका मतलब इस डेट को यहाँ पे जो पैसा हमने लेना था वो अभी नहीं लिया, इसके पास पड़ा हुआ है, तो एक तरह से ये हमारे पैसे का बेनिफिट उठा रहा है। तो हम यहाँ पे इसको अपने वो पैसे का बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि इस डेट के बाद उस पैसे के ऊपर इसका कोई राइट नहीं बनता, फिर भी वो पैसा इसके पास पड़ा हुआ है, इसका मतलब हम अपने पैसे का इसको बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो है ये बेनिफिट लेने वाला है, यानी कि रिसीवर है। अगर ये रिसीवर है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर है? एंड अगेन जिस व्यक्ति से हमें इनकम लेनी है, जिसको हमने एक्सपेंस पे करना है, उसका अकाउंट हम बुक में ओपन नहीं करते। अब इस पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट ओपन करेंगे। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अब देखो कोई भी अगर इनकम हमारी ड्यू होती है तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ड्यू है तो इसको हम बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। तो एंट्री बन गई इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इसको लिखते हैं ताकि हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें कि ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है। क्योंकि केवल कुछ ऐसी आइटम भी होती हैं जो कभी हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है, कभी हमारी इनकम भी हो सकती है। जैसे इंटरेस्ट अगर हम पे करते हैं तो हमारा एक्सपेंस है, रिसीव करते हैं तो इनकम है। तो इसलिए आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि ये अकाउंट कौन सा है, एक्सपेंस का अकाउंट है कि इनकम अकाउंट है। तो अगर वो इनकम है तो उसके आगे हम रिसीव वर्ड यूज कर लेते हैं, इससे पता लग जाता है कि ये हमारी इनकम का अकाउंट है। तो ऐसे यहाँ पे जो गलती लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हम खाली इंटरेस्ट लिखें तो हो सकता है यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे करने वाली एंट्री है वो इसमें हम डाल दें।
इसलिए यहाँ पे जो है इनकम के आगे रिसीव वर्ड यूज करना जरूरी होता है। तो जो इंटरेस्ट हमने पे किया है उसके आगे हम पेड वर्ड यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पता लग जाता है कि वो एक्सपेंस का ही अकाउंट है। तो अमाउंट इसमें आ गया हमारा 10,000 का। अच्छा, इसके अलावा एक तो मैंने आपको ये पर्सनल अकाउंट के हिसाब से बताया कि ये एंट्री बनती है। दूसरा, कोई भी इनकम हमारी ड्यू होती है वो हमारी एसेट भी होती है। एसेट कैसे हुई? क्योंकि अगर हमने इनकम अर्न की है, अभी रिसीव नहीं की, आज रिसीव नहीं की, तो इसका मतलब कल को तो वो मिलेगी। तो जो भी हमें यहाँ पे जो है इनकम अभी रिसीव नहीं की है, ड्यू हुई है, तो एक तरह की हमारी वो एसेट है, यानी कि ये कल को कैश में कन्वर्ट होगी। तो एसेट का यही होता है कि जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है या जिसको हम वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे एसेट। तो इसका बेनिफिट हमें यहाँ पे जो है फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में इसके रूप में हमारे पास कैश आएगा, इसलिए यहाँ पे एक्यूरेट इंटरेस्ट हमारी एसेट भी हुई। अगर ये एसेट है तो इसको हम यहाँ पे रियल अकाउंट भी कह सकते हैं। तो अगर रियल अकाउंट है तो रूल वही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उस केस में भी यहाँ पे इसको हम डेबिट ही कर सकते हैं। तो मतलब चाहे इसको पर्सनल अकाउंट के हिसाब से करें चाहे रियल अकाउंट के हिसाब से करें, ये अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर 4, कहता आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर ₹2,000 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर। कहता आपने इस साल जो रेंट पे किया इसमें से 2,000 का रेंट जो नेक्स्ट ईयर का है। इस चीज में ध्यान देना कि ये एंट्री जो है रेंट पे करने की नहीं है, रेंट हमने पहले पे किया है। जब पे किया उस समय हमने बुक में उसको रिकॉर्ड भी कर लिया होगा, बट कहता है कि अब उसमें से 2,000 का जो रेंट है वो नेक्स्ट ईयर का निकला। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एक्सपेंस अगर हम एडवांस में पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखो इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। जो रेंट पे करने की एंट्री है वो यहाँ पे नहीं है, वो पहले की एंट्री है, ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे रेंट प्रीपेड करने की एंट्री है। तो इसमें दो अकाउंट इसमें नजर आ रहे हैं, एक तो जो रेंट हमने एडवांस, एक रेंट, और दूसरा लैंडलॉर्ड। क्योंकि रेंट हमने एडवांस में किसको दिया होगा? लैंडलॉर्ड को। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट, लैंडलॉर्ड हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब लैंडलॉर्ड यहाँ पे रिसीवर की गिवर है, हमने उसको एडवांस में रेंट पे किया तो साफ नजर आ रहा है कि ये रिसीवर है। अगर रिसीवर है उसको क्या करेंगे? डेबिट। बट मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे जो है उस व्यक्ति का अकाउंट ओपन नहीं करते जिसको हमने यहाँ पे एक्सपेंस पे किया या एक्सपेंस पे करना होगा, इसलिए यहाँ पे लैंडलॉर्ड का अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लैंडलॉर्ड की जगह हम क्या लिखें। अब देखो हमने रेंट उसको एडवांस में पे किया जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट, तो हम यहाँ पे जो है लैंडलॉर्ड की जगह प्रीपेड रेंट ही लिखेंगे। तो इसका मतलब जो प्रीपेड रेंट अकाउंट है ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट हुआ, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही है, क्योंकि वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो हमने उसकी पेमेंट करनी है या एडवांस में कर चुके हैं, तो इसलिए प्रीपेड रेंट लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब दूसरा हो गया रेंट। अब रेंट ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब यहाँ पे ये देखो क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है। हमने रेंट पे किया, जब रेंट पे किया उसको एक्सपेंस मान के हमने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बट अब पता लगा कि 2,000 का रेंट जो नेक्स्ट ईयर का है। इसका मतलब ये जो 2,000 का रेंट है ये हमारा अभी एक्सपेंस नहीं बना, क्योंकि ये रेंट हमने एडवांस में पे किया है। इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, जब हम यहाँ पे लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग को यूज करेंगे उस समय यहाँ पे हमारा एक्सपेंस बनेगा। हमने एडवांस में ही इसकी पेमेंट की है और इसको हमने यहाँ पे इस साल की बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे इस साल का ये रेंट नहीं, एक्सपेंस नहीं है, हमारी बुक में एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमें इसको कैंसिल करना है, तो इसका मतलब हमारा जो एक्सपेंस ऑलरेडी हमने बुक में रिकॉर्ड किया एज ए रेंट, उसमें से 2,000 जो है 2,000 जो है लेस हो जाएगा, यानी कि हमारा एक्सपेंस जो है वो कम हो जाएगा।
तो एक्सपेंसेस का कम होने का मतलब हो गया कि हमें वो गेन हो रहा है, क्योंकि इस साल का यहाँ पे जो है ये खर्चा नहीं है, ये अगले साल एक्सपेंस बनेगा। फिलहाल अभी हमारे यहाँ पे एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम होने का मतलब हो गया एक तरह से हमें यहाँ पे गेन हो रहा है। तो इसको यहाँ पे एज ए गेन हम यहाँ पे जो है बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो गेन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। क्लियर है। और जब हम यहाँ पे बिल्डिंग को यूज करेंगे उस समय हमारे यहाँ पे जो ये एक्सपेंस बनेगा। तो फिलहाल, और क्योंकि जो भी एक्सपेंस हम पे करते हैं अपनी इनकम में से ही पे करते हैं, तो इसका मतलब हमारी एक तरह की जो इनकम है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हुई है। अब क्योंकि जिसके पास हमने ये अपनी इनकम रखी है वो भी अभी इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अभी हमें सर्विस नहीं दी है, तो उसके ऊपर उसका राइट नहीं बनता। वो एज एडवांस एज ए सिक्योरिटी उसने अपने पास रखी है, और जब उसकी बिल्डिंग हम यूज करना शुरू करेंगे तब यहाँ पे जो है उसके ऊपर उसका राइट बनेगा। तो फिलहाल ये इनकम चाहे हमारे पास है चाहे उसके ऊपर पड़ी है, तो है तो हमारी इनकम है, इसलिए यहाँ पे जो है रेंट को हम यहाँ पे इनकम की तरह ट्रीट करके उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो पूरी एंट्री बन जाती है प्रीपेड रेंट अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट। और दूसरी तरफ जो भी हम एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं वो हमारी एसेट भी होती है, क्योंकि ये जो हमने एडवांस में रेंट पे किया इसका बेनिफिट हमें यहाँ पे फ्यूचर में मिलेगा। तो अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं और बेनिफिट फ्यूचर में लेते हैं उसी को हम बोलते हैं एसेट। तो इसलिए यहाँ पे इसका बेनिफिट भी हमें फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए ये भी हमारी एसेट हुई। अगर एसेट है तो उसको हम रियल अकाउंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। उस केस में भी रियल अकाउंट का रूल वही है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो फिलहाल प्रीपेड रेंट जो है ये हमारा यहाँ पे अराइज हुआ है, यानी कि हमारी एसेट जो है आई है, इसलिए यहाँ पे इसको डेबिट किया है। तो चाहे पर्सनल अकाउंट की तरह करो चाहे रियल अकाउंट की तरह करो, ट्रीटमेंट जो है दोनों केसेस में सेम ही होगा। तो एंट्री बन जाती है प्रीपेड रेंट अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट। अमाउंट इसका लिख देते हैं 2000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीपेड, ये भी ऐसा ही है। इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड मतलब हमने यहाँ पे एडवांस में इंश्योरेंस जो है पे किया है। अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से नजर आ रहे हैं, एक इंश्योरेंस और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी। एडवांस में इंश्योरेंस कंपनी को हमने पेमेंट की है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है सीधा नजर आ रही है रिसीवर है, तो रिसीवर है उसको क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। और मैंने बताया कि इसमें यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, जो एक्सपेंस हमारा प्रीपेड है, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया। सेम वैसी एंट्री रेंट वाली, यहाँ पे हमने एडवांस में इंश्योरेंस पे किया है, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब क्योंकि ये रिसीवर है उसको क्या किया, डेबिट। दूसरी तरफ ये जो इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे किया है, यानी कि नेक्स्ट ईयर का हमने इस साल पे कर दिया है, इसलिए हमारा ये एक्सपेंस अगले साल का है, अभी हमारा ये एक्सपेंस नहीं है। तो एक तरह से हमारे यहाँ पे जो है इस साल का जो एक्सपेंस है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक तरह का हमारा गेन है। इस साल फिलहाल गेन है, नेक्स्ट ईयर में ये हमारा एक्सपेंस बनेगा। अगर ये गेन है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट DR टू इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट DR टू इंश्योरेंस अकाउंट। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि इंश्योरेंस को हम गेन की तरह ट्रीट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस अकाउंट हमारा गेन अकाउंट है। इंश्योरेंस जो है हमारा एक्सपेंस अकाउंट ही है, बट फिलहाल इस ट्रांजैक्शन में ये 2000 का जो इंश्योरेंस इन्वॉल्व है ये हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है। जब हमने इंश्योरेंस पे किया उस समय हमने यहाँ पे जो है एंट्री रिकॉर्ड की कि हमने इंश्योरेंस पे कर दिया, तो एंट्री डाली होगी इंश्योरेंस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, यानी कि उसको हमने एक्सपेंस मान के डाल दिया। अब बाद में पता लगा कि इसमें 2000 का इंश्योरेंस तो अगले साल का है, तो इसका मतलब वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 2000 का इंश्योरेंस का अमाउंट कम करना है। तो एक्सपेंसेस का कम होने का मतलब एक तरह का हमारा गेन है, तो इसको गेन की तरह ट्रीट करके यहाँ पे जो है इसको क्रेडिट करना है, बाकी अकाउंट ये एक्सपेंस ही रहेगा। क्लियर है।
तो ट्रीटमेंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंट्री में ट्रीटमेंट इसको इनकम की तरह करना है, ये हमारा एक तरह का बेनिफिट है इस साल फिलहाल। तो नरेशन में ये आती है बीइंग इंश्योरेंस प्रीपेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6 कहता है आउट ऑफ कमीशन रिसीव्ड दिस ईयर ₹5,000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। कहता है आपने यहाँ पे जो कमीशन रिसीव की है इस साल 5,000 की, इस साल जो कमीशन रिसीव की है उसमें 5,000 की कमीशन जो है वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है। सेम वैसे रेंट वाला केस है। अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक तो कमीशन रिसीव्ड, दूसरा वो व्यक्ति जिससे हमने यहाँ पे कमीशन रिसीव की है, कोई पर्सन ही होगा। कमीशन रिसीव्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट, ये आ गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे ये जो पर्सन है जिससे हमने यहाँ पे एडवांस में इनकम रिसीव की है ये रिसीवर की गिवर है। एडवांस में सिर्फ इनकम रिसीव की है तो इस व्यक्ति ने हमें इनकम पे किया तो कौन होगा, गिवर, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। बट अगेन इस व्यक्ति का अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि कमीशन जो हमारी इनकम है, इनकम और एक्सपेंस वाली एंट्री में यहाँ पे किसी व्यक्ति का अकाउंट ओपन नहीं होता। अब इस पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि हमने इनकम एडवांस में रिसीव की है तो इसलिए हम इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट जो है इसके लिए ओपन करेंगे। और इनकम क्या है, कमीशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमें कमीशन मिली है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। और दूसरी तरफ ये जो कमीशन रिसीव है, कमीशन अगर हमने रिसीव किया है तो हमारी इनकम है, फिलहाल ये इनकम हमारी इस साल की नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है। इसका मतलब जब हमने कमीशन रिसीव की उस समय इसको इनकम मान के बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। बट अब पता लगा कि इसमें 5,000 की इनकम जो है वो इस साल की नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर की है। इसका मतलब हमारी जो इनकम है इस साल वो कम हो गई। तो इनकम का कम होने का मतलब हो गया एक तरह का हमें लॉस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कमीशन रिसीव को हम यहाँ पे जो है लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। और ये नॉमिनल अकाउंट है तो लॉसेस और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे कि भाई जो हमने यहाँ पे इनकम मान के बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर ली थी, अब पता लगा कि उसमें तो कुछ इनकम हमारी है ही नहीं है इस साल की, तो एक तरह से हमें वो लॉस हो गया। तो अगर यहाँ पे वो लॉस हुआ तो एज ए लॉस इसको अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। बाकी ये अकाउंट जो है ये इनकम अकाउंट ही है, बट हमारी यहाँ पे जो इनकम हमने ज्यादा डाली थी अब हमें यहाँ पे उसको कम करना पड़ रहा है क्योंकि वो इनकम हमारी इस साल से बिलोंग नहीं करती। इसलिए यहाँ पे जो इनकम कम हुई है उसको लॉस की तरह ट्रीट करना है, अकाउंट को नहीं ट्रीट करना। इनकम जो कम हुई है उसको एक तरह का हम लॉस मान के यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये एंट्री डालेंगे। इसलिए यहाँ पे कमीशन रिसीव को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री बनती है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। $5,000। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को जो है ट्रीट किया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है डिफिकल्ट तो लगता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इतनी भी डिफिकल्ट एंट्रीज नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है कि क्यों हमने यहाँ पे जो अमूमन जिस अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं उसको यहाँ पे डेबिट करना पड़ रहा है और जिसको हम डेबिट करते हैं उसको क्रेडिट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। बाकी एंट्री बिल्कुल वैसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं जैसे हम बाकी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी, तो इसमें आपको कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। क्लियर है। तो इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है, तो थोड़ी ही ट्रांजैक्शन बची हैं, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने अगले सेशन में यहाँ पे इस टॉपिक को हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकें। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।